आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट ज्योग्राफी जो आपका फर्स्ट पेपर यानी भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी जो आपके पेपर होता है, उस पेपर का दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति, इसका पहला भाग। आपके लिए ज्योग्राफी की कक्षाएं शुरू हो गई है, तो आप निश्चित रूप से नियमित रूप से अध्ययन करें। और हो सकता है कि आपके ये दोनों जो पेपर है फर्स्ट और सेकंड, यानी फर्स्ट पेपर आपके भौतिक भूगोल, दूसरा राजस्थान का भूगोल, निश्चित रूप से आपको करवाया जाएगा। तो आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ये वीडियो अपलोड करने में और भी यानी प्रेरणा मिलती रहे। तो आइए चलते हैं आज के ये जो यानी पार्ट है इसकी तरफ। यानी इसमें आप देखेंगे कि आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है ज्योग्राफी की। यानी आपको कैसे सर्च करना है, सुपर क्लासेस, सुपर क्लासेस 7-9, सुपर क्लासेस 7-9। यानी वैसे कॉलेज के बहुत सारे लेसन्स, बहुत सारे जो पार्ट है या जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाए जाते हैं। जैसे हिंदी भी अपने पढ़ाई जाती है, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इंग्लिश। लेकिन इसके लिए ज्योग्राफी के लिए एक स्पेशल ही आपके लिए जो ये चैनल है वो बनाया गया है, ताकि इस पर ज्योग्राफी के पार्ट है वो आपको उपलब्ध करवाए जाएं। आपको ज्योग्राफी जल्दी ही इस पर उपलब्ध होती रहेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जब भी वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। सुपर क्लासेस 7-9 के नाम से आपको सर्च करना है और डेली आते रहेंगे। वैसे इनके लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट जैसे फर्स्ट ईयर की अलग रहेगी, सेकंड ईयर की अलग रहेगी और फाइनल की अलग रहेगी। इसके अलावा भी पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनकी भी अगर होगी संभव तो मैं अलग अलग बना दूंगा। तो आप बने रहें मेरे साथ और आइए देखते हैं इस पार्ट को। आज का जो पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में आप जानते हैं कि हर किसी व्यक्ति की ये इच्छा रहती है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, जिस पर हम रहते हैं, जो हमें सपोर्ट करती है और जिसके द्वारा ही हम अपना विकास कर पाते हैं, सब कुछ जो है वो हमें पृथ्वी से मिलता है। तो उस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? तो भूगोलवेताओं ने इस पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपने जो सिद्धांत दिए हैं, उन सिद्धांतों को हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले पृथ्वी की इसके बारे में यदि सामान्य परिचय यदि पढ़े, तो पृथ्वी जो सौरमंडल का एक सदस्य है, सौरमंडल जो है उसका एक सदस्य है। पृथ्वी या सौरमंडल के किसी सदस्य या ग्रह की उत्पत्ति समझने के लिए सौरमंडल की सामान्य और उभयनिष्ठ विशेषताओं का ज्ञान होना आवश्यक है। सौरमंडल में से किसी भी सदस्य के बारे में, सौरमंडल का कोई भी मेंबर है उसके बारे में यदि हम जानना चाहते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, यानी किसी के बारे में भी यदि हम जानना चाहते हैं, तो इसकी जो संकल्पनाएं है या अलग अलग जो सिद्धांत दिए गए उन सिद्धांतों को जानना जरूरी है। सौर मंडल में सूर्य के अलावा उसके 9 ग्रह हैं। कितने हैं? 9 ग्रह हैं। और वैसे अभी कितने हैं? 8 ही हैं। सौरमंडल का आकार तस्त्रीनुमा है। कैसा है आकार? है वो कैसा है? तस्त्रीनुमा है। आकार तस्त्रीनुमा है, जिसके मध्य में सूर्य की स्थिति है। सौरमंडल जो है, सौरमंडल का आकार है वो तस्त्रीनुमा है और इसके मध्य में जो है क्या है? सूर्य की स्थिति है। और संपूर्ण सौरमंडल का व्यास है वो 733 करोड़ मील है। कितना है? 733 करोड़ में संपूर्ण सौरमंडल का व्यास। संपूर्ण सौरमंडल जो है, इसको यदि हम गोल में रह लें तो इसका जो व्यास है वो 733 करोड़ मील या 1173 करोड़ किलोमीटर हम कह सकते हैं वो है। पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है वो यानी 15 करोड़ किलोमीटर मानो आप, 15 करोड़ किलोमीटर के लगभग है। और सूर्य का व्यास है वो 12,742 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास है वो 12,742 यानी किलोमीटर है। अगर मान लो किसी तथ्य में कोई आपको डाउट होता है तो आप निश्चित रूप से कमेंट में मुझे बताएंगे ताकि उसमें सुधार किया जा सके। वैसे बहुत ही जैसे ऑथेंटिक बुक में से आपको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन फिर भी यदि मान लो कहीं पर आपको लगता है तो आप निश्चित मुझे बताएंगे। अगला है, जैसे इसमें प्रश्न आपके कैसे आते हैं कि आकार तथा संरचना की दृष्टि से सौरमंडल ग्रहों का विभाजन क्या है? आकार और जो सौरमंडल की जो संरचना है, इनके ग्रहों का विभाजन देखिए। सबसे पहले आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, दो भागों में इसको विभाजित किया जाता है। आंतरिक ग्रह में 4 ग्रह आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये आंतरिक ग्रह है। कौन से हैं? सौरमंडल के आंतरिक ग्रह है। कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। क्यों? इनके ये आकार में छोटे हैं परंतु इनका घनत्व है वो अधिक है।
प्रत्येक का घनत्व जो है 4 × 103 kg m3 या उससे भी अधिक है। ये इसका नाप है। बाह्य ग्रह, आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आ गए। और बाह्य ग्रह हैं, ये आकार में बहुत अधिक वृद्ध है, मतलब बड़े हैं, उनका घनत्व बहुत कम है। उदाहरण के लिए बृहस्पति का जो अर्धव्यास एवं आयतन पृथ्वी से क्रम से 10 गुना और 1000 गुना है। यानी बृहस्पति का जो अर्धव्यास है वो ही पृथ्वी से, और उसका आयतन है वो हजारों गुना है। तो यूं कह सकते हैं ये बाह्य ग्रह वो बड़े हैं। शनि का घनत्व तो जल के घनत्व से भी कम है, जल का जो घनत्व होता है उससे भी कम है। और 9 ग्रहों में यदि बृहस्पति जो आकार में सबसे बड़ा ग्रह है, यदि पूछा जाता है कि आकार में सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का कौन सा है, बृहस्पति है। केंद्रीय संदर्भ में ले तो उसके दोनों ओर ग्रहों के आकार छोटे होते जाते हैं, केवल एक मंगल इसका उपवाद है। यानी यदि हम सौर मंडल जो है, इस सौर मंडल में यदि हम बृहस्पति को लेते हैं और बृहस्पति के केंद्रीय संदर्भ में रख करके और दोनों तरफ के ग्रह यदि लेते हैं तो दोनों तरफ छोटे होते जाते हैं, मतलब आकार में छोटे छोटे होते जाते हैं। इधर से भी छोटे छोटे, इसके पास में बड़ा, फिर इधर के पास में बड़ा, यानी जरा छोटे छोटे। एक मंगल है जो इसका अपवाद है, वो इनमें इनके क्रम को तोड़ देता है। छोटा ग्रह अधिक घनत्व और बड़ा ग्रह कम घनत्व, इसका क्या संबंध है? वृहद आकार के ग्रहों की रचना किससे होती है? हाइड्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन यौगिक जैसे जल, अमोनिया, मीथेन से हुई है। इनकी मतलब हल्की गैसों से हुआ है। और आंतरिक जो छोटे ग्रह हैं उनकी जो रचना है वो भारी पदार्थों जैसे सिलिकेट और धातुओं से हुई। लघु ग्रह हैं, छोटे ग्रह हैं, जिनको अभी अपन ने देखा था, उनका जो निर्माण है या उनकी जो संरचना है वो सिलिकेट और धातुओं से हुई है। और सारे ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं सारे ग्रह। लेकिन इसमें 2 अपवाद है, शुक्र और अरुण जो है वो इसका अपवाद है। शुक्र और अरुण है वो पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं करते, पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। परिभ्रमण किधर करते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। ये अपवाद है क्योंकि ये पश्चिम से पूर्व दिशा में भ्रमण करते हैं। अब ये जो सौर मंडल है, पृथ्वी की उत्पत्ति है, तो इसके संबंध में क्या क्या परिकल्पनाएं प्रस्तुत हुई है, क्या क्या परिकल्पनाएं प्रस्तुत हुई है, हम देख सकते हैं थोड़ा कि ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सभी विचार और परिकल्पना सिद्धांत अपना अपना अलग महत्व रखते हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने, भूगोलवेताओं ने अपने अपने विचार दिए हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में मत ऐक्य नहीं है, फिर भी इतना अवश्य बताया जा सकता है कि सूर्य परिवार के सभी सदस्यों की उत्पत्ति एक ही क्रिया के अंतर्गत हुई होगी। लेकिन ये निश्चित कर दिया है कि सौर परिवार के जो सदस्य हैं वो सारे के सारे बने तो एक ही समय थे, एक समय में ही उनका निर्माण हुआ है, ऐसा जरूर कहा जा सकता है। और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में 2 मत प्रचलित है। कितने? 2 मत। एक तो धार्मिक संकल्पना है, जो यहाँ पर हम बैठे बिठाए कल्पनाएं करते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। अब पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, धार्मिक संकल्पना के बारे में मैं आपको एक बता दूं कि यहाँ पर एक बात यह भी प्रचलित है कि एक जग प्रलय हुआ था, और प्रलय होने पर क्या हुआ, यानी प्रलय हो गया था, पूरे ब्रह्मांड में पानी पानी था। और उस समय एक यानी जो एक जानवर था जिसको हम मगरमच्छ कह सकते हैं, और उस मगरमच्छ के ऊपर एक ऐसा बताया जाता है कि एक बालक के रूप में तैरता हुआ आया। और वो तैरता तैरता क्या है कि उसमें से एक छोटा बालक था, उस छोटे बालक के मुंह से निकली हुई बूंदों से एक पृथ्वी और एक आकाश का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार की बहुत सारी धार्मिक संकल्पनाएं हैं, लेकिन धार्मिक विचारधारा तो वर्तमान वैज्ञानिक युग में मान्यता प्राप्त नहीं है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में धार्मिक संकल्पनाएं बहुत सारी है, इनको हम किंवदंतियां कह सकते हैं। बैठे बैठे लोग विचार करते हैं, और उनके प्राचीन मत और विचारधाराएं तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है, पूर्णतया कल्पना पर आधारित होने के कारण धार्मिक विचारधाराएं वो मान्य नहीं है। इसलिए इसका यहाँ पर कोई औचित्य नहीं, इसको हम यहाँ पर इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। हम वैज्ञानिक संकल्पना के बारे में ही ज्यादा देखेंगे, क्योंकि ये प्रमाणित होती है और इसका विश्लेषण होता है। तो धार्मिक संकल्पना से नहीं, दूसरे जो वैज्ञानिक संकल्पना है उसके आधार पर हम देखेंगे। सौर मंडल के सदस्य ये हैं, देखिए सौर मंडल के जैसे बुध है, सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 जो ग्रह हैं, ये 8 ग्रह हैं अभी वर्तमान, पहले 9 थे। अब बुध है, यानी
बुध जो है, तो यूं कह सकते हैं कि बुध जो है वो इन्हीं 58 करोड़ किलोमीटर है, 58 करोड़ किलोमीटर है। और जैसे ये शुक्र जो है 108 है, यानी जैसे मान लो यदि हम देखें तो बुध जो है सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है। पृथ्वी 15 करोड़ किलोमीटर है, 365 दिन में ये क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। अपने गर्म जो अक्ष पर है वो 23 घंटे और 56 मिनट में ये परिभ्रमण कर लेती है। मंगल है 1 वर्ष और 88 यानी 1.88 वर्ष में ये परिभ्रमण करता है सूर्य के चारों ओर, और 24 घंटे और 37 मिनट में ये अपनी अक्ष पर परिभ्रमण कराता है। यही पृथ्वी, ये अपनी अक्ष पर घूमने की जो साम्यता है वो पृथ्वी के समान है। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति देखिए, बृहस्पति भी यानी इसको ये 779 करोड़ मान लो, इसको 11.86 वर्ष लगते हैं, 9 घंटे 56 मिनट लगते हैं। शनि को 1434 और 29.50 यानी 29.5 वर्ष लगते हैं, 10 घंटे और 39 मिनट में अपने पर यह परिभ्रमण कर लेता है। अरुण जो है वो 2873, वो सबसे ऊंचा है और इसको 84 वर्ष लगते हैं सूर्य के चारों ओर घूमने में। 17 घंटे और 14 मिनट में ये अपने पर अक्ष पर परिभ्रमण कर लेता है। वरुण जो है वो 4495 में है। इसके अलावा 164.80 यानी लगभग 165 वर्ष है वो इसको लग जाते हैं, और ये 16 घंटे और 7 मिनट में ये अपने अक्ष पर भ्रमण कर लेता है। तो अपने अक्ष पर भ्रमण करने वालों में सबसे ज्यादा जो बृहस्पति है, बृहस्पति अपने अक्ष पर 9 घंटे 56 मिनट में कर लेता है, जो कि सबसे बड़ा भी है। और लेकिन सूर्य के चारों ओर घूमने में इसको लगभग 12 वर्ष लगते हैं, 11.86 वर्ष लगते हैं। इसके अलावा आपके 9वां ग्रह तो जो था प्लूटो था। प्लूटो को ग्रह का दर्जा 1930 में मिला था। कब मिला था? 1930 में मिला था। अपने हिंदी में इसको कुबेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुबेर कहा जाता है। और सौरमंडल के 9वें ग्रह के रूप में इसकी खोज की गई थी, लेकिन सन 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन जो है उन्होंने इसकी ग्रह की परिभाषा से वापस ले ली और इसको एक बोना ग्रह का दर्जा दे दिया। एक ड्वार्फ प्लेनेट के रूप में इसको बोना ग्रह बना दिया। यानी उन्होंने कहा कि ये ग्रह की जो ग्रह की विशेषताएं होनी चाहिए उन विशेषताओं में ये नहीं आता है, इसलिए यह एक बोना ग्रह है। प्लूटो का द्रव्यमान उसकी कक्षा के अन्य वस्तुओं के द्रव्यमान से मात्र 0.07 गुना है, जबकि ये ज्यादा होना चाहिए। और पृथ्वी का द्रव्यमान उसकी कक्षा के अन्य जो वस्तुएं हैं उनका द्रव्यमान 1.7 मिलियन गुना है, 1.7 मिलियन गुना है। तो इस आधार पर जो इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन जो था, एस्ट्रोनॉमिकल जो संगठन था, यूनियन था, उसने सितंबर 2006 में प्लूटो को बोना ग्रह का दर्जा दे दिया और इसका नामकरण रख दिया 134-340 प्लूटो, 134-340 कर दिया। और प्लूटो जो है सौर मंडल में इरिस के बाद दूसरा सबसे बड़ा बोना ग्रह। दूसरा सबसे बड़ा, अगर पहला सबसे बड़ा बोना ग्रह देखा जाए तो इरिस है। कौन सा है? इरिस है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा बोना ग्रह है प्लूटो है। और सूर्य की परिक्रमा करने वाला यह 10वां सबसे बड़ा पिंड है। 9 ऐसे पिंड हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करता है, लेकिन ये एक 10वां पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। मैं देखता हूं कि आपको यदि अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा जरूर, और आगे भी अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। प्लूटो जो है क्वीपर मेखला, क्वीपर मेखला क्या है? प्लूटो है क्वीपर मेखला का सदस्य है, सबसे बड़ा सदस्य है। क्वीपर मेखला का सबसे बड़ा सदस्य कौन सा है? प्लूटो है। क्वीपर मेखला क्या है कि विभिन्न पिंडों का एक छल्ला है, विभिन्न पिंडों का एक छल्ला है जो सूर्य से 30 से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर है। उन छल्लों में से उसे क्वीपर मेखला कहा जाता है। उस क्वीपर मेखला का एक सबसे बड़ा सदस्य यह है। एक ग्रह के लिए क्या क्या सामान्य शर्तें हैं? पहली बात तो सूर्य की कक्षा में होना चाहिए, ठीक है। इसे काफी भारी होना होगा ताकि अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ये गोला हो सके। ये मतलब इसकी जो सबसे खासियत जो है वो यही अटक रही है इसमें प्लूटो के लिए। और इसकी कक्षा को किसी अन्य ग्रह की कक्षा को नहीं काटना चाहिए। मतलब अर्थ ये है कि ये जो जिस कक्षा में चल रहा है तो इस कक्षा में कोई अन्य ग्रह है वो इसकी कक्षा को नहीं काटे। ये 3 शर्तें हैं। इन 3 शर्तों में आने वाले जो पिंड है वो ग्रह कहलाते हैं। अब हम वैज्ञानिक संकल्पना को पढ़ते हैं। वैज्ञानिक संकल्पना क्या है? पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में संभवतः सर्वप्रथम जो तर्कपूर्ण संकल्पना का प्रतिपादन किया था
वो फ्रांस के वैज्ञानिक थे कास्ते द बफन। क्या नाम था उनका? कास्ते द बफन। उन्होंने 1749 ईस्वी में इस पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपनी संकल्पना प्रस्तुत की। इसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने संकल्पनाएं प्रस्तुत की, और विज्ञान की जो संकल्पनाएं हैं उनको दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक तो अद्वैतवादी संकल्पना और एक द्वैतवादी संकल्पना। अद्वैतवादी संकल्पना का अर्थ है एक से, द्वैतवादी का अर्थ है दो से या अधिक से। तो यानी पृथ्वी की उत्पत्ति किसी एक ही ग्रह पिंड से हुई है, और द्वैतवादी का अर्थ है पृथ्वी की उत्पत्ति किसी दो पिंडों से हुई है या दो पदार्थों से हुई है। तो अद्वैतवादी संकल्पना के बारे में हम पढ़े। इस संकल्पना को पेरेंटल हाइपोथेसिस यानी वन पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। कहने का अर्थ है कि एक ही पिता के द्वारा, और जिसके अनुसार ग्रहों तथा पृथ्वी की उत्पत्ति केवल एक ही वस्तु से यानी एक ही तारे से हुई मानी गई। अद्वैतवादी संकल्पना का अर्थ है कि पृथ्वी की उत्पत्ति केवल किससे हुई है? कोई एक ही तारे से हुई है, और इस दिशा में सर्वप्रथम प्रयास है वो किसने किया था? कास्ते द बफन ने किया था। कास्ते द बफन ने किया था। इसके बाद इमैनुअल कांट है, लाप्लास है, रॉस है, लॉकियर है, इन्होंने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। ये भूगोलवेता थे। इमैनुअल कांट ने भी किया, लाप्लास ने भी किया, और रॉस ने भी किया, और लॉकियर ने भी किया कि अब इन्होंने अपनी अपनी संकल्पनाएं प्रस्तुत की। कांट और लाप्लास के जो मत है उनको हमें पढ़ना जरूरी है। कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, कांट ने कौन सी राशि परिकल्पना की? वायव्य राशि परिकल्पना प्रस्तुत की थी। और पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जर्मन दार्शनिक कांट ने 1755 ईस्वी में अपनी वायव्य राशि परिकल्पना प्रस्तुत की, जो कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों के पर आधारित थी। न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण नियम है उन पर आधारित थी। प्रारंभ में इस मत की सराहना हुई, लेकिन बाद में यह मत गणित के गलत नियमों पर कल्पित होने के कारण इसे तर्कहीन प्रमाणित कर दिया गया। 1755 में उन्होंने ये जो परिकल्पना दी थी, इस परिकल्पना को भी वैज्ञानिकों ने नकार दिया। कांट की जो परिकल्पना थी उसमें क्या क्या कमियां थी? कांट ने यह मान लिया था कि प्राचीन काल में अर्थात ब्रह्मांड जो है वो देव निर्मित आद्य खंडों में बिखरे हुए थे, अत्यंत कठोर, शीतल तथा गतिहीन थे। उन्होंने कहा कि इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसे पिंड थे जो कठोर भी थे, शीतल थे, लेकिन उनमें कोई गति नहीं थी। पृथ्वी की परिकल्पना के बारे में बता रहे हैं वो, ब्रह्मांड में जो ये ग्रह बन रहे हैं कैसे बन रहे थे। फिर उन्होंने ये बात बताई कि वो जो पिंड थे, फिर उन्होंने माना कि उन पिंडों में आपसी आकर्षण के कारण वो एक दूसरे के नजदीक आए और वो एक दूसरे से टकराने लगे। पिंड बिखरे हुए हैं, अब वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं, नजदीक आकर के वो टकराने लगते हैं, और जब वो टकराने लगते हैं तो उनसे क्या होता है कि ताप उत्पन्न होता है। ताप उत्पन्न होता है तो फिर क्या है, उनमें गति हो जाती है। ये लाप्लास यानी ये गति उत्पन्न हो जाती है। कांट ये कहता है कि फिर उनमें गति उत्पन्न हो जाती है, और गति उत्पन्न होती है तो फिर क्या है कि गति उत्पन्न होती है तो फिर निरंतर ताप में वृद्धि होती गई, और जिस कारण से क्या हुआ कि वायव्य राशि में परिवर्तन होने लगा। यानी अर्थात ये जो पिंड है, इन पिंडों के हरकतें बदलने लगी। ताप और भ्रमण गति के परिणाम स्वरूप प्रारंभिक शीतल और गतिहीन वायव्य पदार्थ एक तप्त गतिशील न्यायिका के रूप में परिवर्तित हो गया। और वो क्या हुआ कि जब उनमें इस प्रकार की हरकतें हुई तो वो एक निहारिका बन गए, यानी वो एक इस प्रकार के पिंड बन गए जो बहुत अधिक तप्त थे, यानी गर्म था और गतिशील बन गए। फिर क्या हुआ, इन पिंडों में निहारिका ताप के आविर्भाव के साथ ही घूमने लगी। फिर क्या हुआ, ताप हुआ, ताप बढ़ता गया, और बढ़ने से क्या है कि वो पिंड है वो घूमने लग गए और उसके आकार में वृद्धि होने लगी। वो घूमते गए और उन आकार में भी वृद्धि होती गई, और उसके कारण ताप में वृद्धि से निहारिका को परिभ्रमण में भी वृद्धि होने लगी। ताप में वृद्धि हुई तो फिर क्या है कि वो उस पिंड की जो परिभ्रमण गति है, अपने अक्ष पर घूमने की गति है, वो भी ज्यादा बढ़ने लगी, और वो परिभ्रमण गतियां बढ़ने लगी। और इस प्रकार निहारिका इतनी तीव्र गति से घूमने लगी कि केंद्र अपसारित बल यानी केंद्र से बाहर की ओर जाने वाला बल के प्रभाव से निहारिका के मध्य भाग में उभार आने लगा। अब क्या है कि बहुत अधिक घूमने लगी, घूमने से उसके सेंटर में, केंद्र में एक उभार आने लगा, और उभार आने लगा इस क्रिया की तीव्रता के कारण उभार आने लगा। और फिर क्या हुआ कि और अधिक जब ये तीव्र हुई तो इस पदार्थ का एक छल्ला निहारिका से बाहर निकल गया, यानी एक छल्ला जो है वो टूट करके अलग हो गया, और इसी क्रिया पुनरावृत्ति के कारण पदार्थ जो है 9 छल्ले निहारिका से अलग हुए। इस प्रकार क्या है कि वो निहारिका से एक छल्ला अलग हुआ, फिर कुछ समय बाद दूसरा छल्ला अलग हो गया, तीसरा अलग हो गया। इस प्रकार छल्ले अलग होते होते कितने टुकड़े हो गए,
9 छल्ले अलग हो गए, 9 टुकड़े अलग हो गए। और फिर क्या है कि ये जो छल्ले है वो जो ही छल्ला अलग होता, अलग होकर के वो अपनी एक निश्चित जगह बना लेता। निश्चित जगह बना करके वो सभी पदार्थ यानी 9 छल्ले जो है एकत्रित होकर के एक गांठ के रूप में शीतल होकर के जमा हो गया। और इस तरह 9 छल्लों से ये 9 ठोस पदार्थों का निर्माण हुआ। 9 छल्ले बने, 9 ठोस पदार्थ बने, जिनको हम 9 ग्रह कहते हैं। ये इसकी कांट की परिभाषा थी, कांट ने ये कहा था। इस प्रकार कांट के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति है वो केंद्र अपसारित बल के द्वारा और नीहारिका से अलग हुए छल्लों के पदार्थों से एक स्थान पर गांठ के रूप में जम करके ठोस होने से हुई है। तो उन्होंने कहा कि छल्ले अलग हो गए और वो छल्ले अलग होने से क्या है कि फिर वो एक जगह शीतल होकर के जम गए और फिर वो शीतल जो 9 छल्ले थे उन 9 छल्लों को 9 ग्रह कहा जाता है। मौलिक नीहारिका का जो भाग अवशिष्ट रह गया था वह सूर्य के रूप में परिवर्तित हो गए। अब क्या है कि 9 छल्ले तो अलग हो गए, लेकिन एक छल्ला जिसमें से वो टूट रहे थे वो मूल जो छल्ला था वो भी था। और वो छल्ला क्या है कि जो अवशिष्ट यानी वो भी जम गया और वो भी क्या है कि एक सूर्य के रूप में परिवर्तित, अवशिष्ट का अर्थ है जो शेष रह गया था वो सूर्य के रूप में परिवर्तित हो गया। और उपयुक्त प्रक्रिया की पुनरावृत्ति के कारण ग्रहों से उनके उपग्रहों का निर्माण हुआ। अब क्या है कि अलग अलग ग्रह जो है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी से भी जैसे ये चंद्रमा है, तो पृथ्वी से भी ये चंद्रमा कैसे टूटा, इसी प्रकार वो पृथ्वी यानी इस ग्रह में भी इस प्रकार की हलचलें हुई और ये छल्ला है वो अलग हो गया। इस प्रकार नवनिर्मित गतिशील ग्रहों से केंद्रापसारित बल के कारण पदार्थों से वलयाकार छल्ले अलग होते गए और प्रत्येक छल्ला है जो सभी पदार्थों के स्थान पर घनीभूत होकर के और एक उपग्रह बन गया। यानी वो क्या है कि इन ग्रहों से ये 9 पिंड थे, इन 9 पिंडों से भी अलग अपने अपने छल्ले अलग हुए और अलग हुए तो क्या है कि उनको उपग्रह कहा गया। इस तरह संपूर्ण सूर्यमंडल का आविर्भाव हो गया। इस प्रकार उन्होंने बताया। लेकिन इसका जब मूल्यांकन करें, कांट महोदय ने पृथ्वी की उत्पत्ति की ये परिकल्पना प्रस्तुत की थी, लेकिन ये गणित के नियमों के विपरीत है। सर्वप्रथम इस पर यह आरोप लगाया जाता है कि कणों के आपसी टकराव से कोई गति, भ्रमण गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपस में टकराव होता है तो उनकी भ्रमण गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार नीहारिका की निरंतर गति का जो सिद्धांत इन्होंने दिया था वो त्रुटिपूर्ण है, गलत है। दूसरी बात है कांट की ये परिकल्पना कि आद्य पदार्थों में गति कणों के आपसी टकराव से हुई, लेकिन एक विज्ञान का कोणीय आवेग स्थिरता का सिद्धांत है जो ये कहता है कि आपसी टकराव से गति उत्पन्न नहीं होती है। यानी कोणीय आवेग स्थिरता का सिद्धांत ये कहता है कि आपसी टकराव से कोई गति उत्पन्न नहीं होती है, उन पर कोई न कोई बल लगना जरूरी है। तीसरी बात इसकी आलोचना है कि कांट की यह धारणा कि नीहारिका के आकार में वृद्धि और वृद्धि के साथ ही गति भी बढ़ती गई, यह भी कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत के विपरीत है। क्योंकि यदि आकार बढ़ता गया तो गति घटती है, आकार बढ़ता है तो गति घटती है, गति घटती है तो आकार बढ़ता है, ठीक है। और आकार यदि कम होता है तो गति बढ़ती है, यदि गति बढ़ती है तो आकार घटता है। इस प्रकार वे मूल आधार ही जिस पर कांट की परिकल्पना आधारित है गलत है। उन्होंने कहा कि गति बढ़ती गई, आकार बढ़ता गया, वो निर्मूल है, अर्थात वो सही नहीं है। तो ये कांट की परिकल्पना हो गई। इसके अलावा अब जो लाप्लास जो वैज्ञानिक थे उन्होंने नीहारिका परिकल्पना, यानी उनकी जो परिकल्पना थी उन्होंने नीहारिका परिकल्पना दी थी और ये फ्रांस के विद्वान थे। उन्होंने 1796 ईस्वी में अपना सिद्धांत दिया था और जिसका वर्णन उन्होंने अपनी एक पुस्तक है एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, उस पुस्तक में उन्होंने ये परिकल्पनाओं के बारे में, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में लिखा है। और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने लिख करके कांट की चीजों को पढ़ा और कांट की चीजों को पढ़ करके उन्होंने कांट की जो परिकल्पना थी उसमें उसने 3 दोष बताए। क्या क्या? उन्होंने कहा कि नीहारिका आद्य पदार्थों के कणों में टकराव से पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि वो जो पिंड बताए हैं और उन पिंडों के आपसी टकराव से कोई ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती। दूसरी बात है कणों के टकराव से गति उत्पन्न नहीं हो सकती, यह कांट लाप्लास कहता है। आकार में वृद्धि के साथ गति में वृद्धि नहीं हो सकती। ये 3 कारण उन्होंने दिया और देख करके कहा कि जो कांट की जो परिकल्पना थी वो निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है। अब उन्होंने अपनी परिकल्पना दी। अपनी परिकल्पना में बताया, क्या बताया? उसने बताया कि ब्रह्मांड में पहले एक विशाल तप्त नीहारिका थी। उन्होंने कहा कि पहले से ही वहां एक ब्रह्मांड में एक ऐसा पिंड था और यह पिंड प्रारंभ से ही गतिशील था। यह नीहारिका जो थी ये शुरू में ये गतिशील थी और नीहारिका निरंतर शीतल होकर आकाश में सिकुड़ती गई। आकार में क्या हुआ? जैसे ये तो बात सही है, जब शीतल होती है, शीतल होकर के जब
ठंडी होती है तो उसका सिकुड़न होता है, यानी वो आकार कम होता जाता है। इस प्रकार लाप्लास के अनुसार अतीत काल में ब्रह्मांड में एक गतिशील तप्त महापिंड था। अब ये पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई मतलब एक ही थार उसमें गतियां हुई और इस प्रकार वो टूटते गए। अब ये कहता है कि एक महापिंड था और उसको उन्होंने क्या नाम दिया है, न्यायिका नाम दिया है। और न्यायिका की गति के कारण विकिरण द्वारा उष्मा का ह्रास होने लगा। वो क्या है कि न्यायिका गति के कारण उष्मा का ह्रास होने लगा, उष्मा कम होने लगी, जिसके कारण क्या हुआ कि उसका बाहरी भाग है वो शीतल होने लगा। इस प्रकार न्यायिका शीतल होने के कारण संकुचित हो गई, छोटी होने लगी और परिणाम स्वरूप न्यायिका के आकार और आयतन का ह्रास, आकार और आयतन है वो छोटा होने लगा। जब आयतन कम होने लगा उस न्यायिका का, तो उसकी गति में निरंतर वृद्धि होती गई। ये तो बिल्कुल सही है, जब आयतन कम होता है तो गति में निरंतर वृद्धि होती है। और अत्यधिक गति के कारण केंद्र अपसारित बल के कारण न्यायिका के मध्यवर्ती भाग का पदार्थ है वो भारहीन होने लग गया, अर्थात मध्य भाग है वो बाहर की ओर उभरने लग गया। और बाहर की ओर उभरने के कारण निरंतर शीतल होने के कारण ये अत्यधिक घना हो गया, परंतु ये ऊपरी भाग निचले भाग के साथ भ्रमण नहीं कर सका। अब क्या हुआ कि निचला भाग और ऊपरला भाग, ये दोनों, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग दोनों पृथक होने लग गए, क्योंकि ये एक साथ गति नहीं कर नहीं सके थे। इस प्रकार ऊपरी भाग जो निरंतर शीतल होते सिकुड़न और मध्य भाग से छल्ले के रूप में पृथक होने लगा। इस प्रकार क्या हुआ, ऊपर का भाग है वो टूट करके अलग होने लग गया। अलग होने लग गया तो कुछ समय बाद ये गोल छल्ला न्यायिका से अलग होकर के बाहर निकल गया और न्यायिका का चक्कर लगाने। अब क्या है कि उसमें आकर्षण, क्योंकि एक ही चीज से निकली हुई चीजें हैं तो उसमें आकर्षण तो होगा ही। अब ये यहां से अलग होकर के फिर क्या किया, उसने इसी की चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। अब लाप्लास कहता है कि न्यायिका से केवल एक ही छल्ला बाहर निकला तथा बाद में ये छल्ला 9 छल्लों में विभाजित हो गया। अब क्या है, पृथ्वी से एक छल्ला निकला और एक छल्ला निकल करके फिर ये अलग अलग भागों में टूटता गया और प्रत्येक छल्ला जो है एक दूसरे से दूर हटता गया और फिर प्रत्येक छल्ले के समस्त पदार्थ ने एक स्थान पर गांठ के रूप में एकत्रित होकर के गर्म वायव्य ग्रंथि का रूप धारण कर लिया, यानी एक स्थान पर एकत्रित हो गए, जो आगे चल करके शीतल होकर के ठोस बनकर एक ग्रह बन गया। इस प्रकार 9 ग्रहों का निर्माण हो गया। इस क्रिया की पुनरावृत्ति के कारण ग्रहों से उपग्रहों का आविर्भाव हुआ और अवशिष्ट भाग जो रह गया था वो सूर्य बन गया। अर्थात यानी उस न्यायिका से टूट करके वो 9 तो अलग हो गए, यानी एक अलग हुआ जिससे क्या है कि वो विभाजित होकर के 9 बन गए, लेकिन अवशिष्ट जो शेष था वो सूर्य बना रहा। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में के मध्य में फ्रांसीसी विद्वान रोस ने लाप्लास की जो परिकल्पना है इसको भी उन्होंने कहा कि ये भी संशोधन की जरूरत है, इसमें भी कुछ गलतियां हैं। और अपने सरल रूप के कारण लाप्लास की जो परिकल्पना थी लगभग 150 वर्षों तक इसका दबदबा रहा और पृथ्वी की उत्पत्ति इसी प्रकार मानी गई। लेकिन सौरमंडल संबंधी बहुत सारे वैज्ञानिक आए और उन वैज्ञानिकों ने जब अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए तो इस परिकल्पना का समर्थन भी कमजोर हो गया। अब न्यायिका परिकल्पना है तो इसके बारे में भी विरोध किया गया है, इसको भी खंडन किया गया है। कैसे? आलोचना है। पहली बात, सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों का वर्तमान कोणीय आवेग न्यायिका के मौलिक कोणीय आवेग के पदार्थ से न्यायिका के अलग नहीं हो सकते। न्यायिका का जो मौलिक कोणीय आवेग से पदार्थ जो है न्यायिका से अलग नहीं हो सकता था। कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत के अनुसार ये परिकल्पना गणितीय सूत्रों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि जो न्यायिका से जो अलग होने की बात कही है तो कोणीय आवेग सिद्धांत ये कहता है कि वो अलग नहीं हो सकता। दूसरी बात है कि भाई न्यायिका से 9 ही छल्ले क्यों निकले? 9 से अधिक भी निकल सकते थे, 9 से कम भी निकल सकते थे। इस समस्या का निदान लाप्लास के पास नहीं था। तीसरी इसकी आलोचना यह है कि न्यायिका के कणों की अल्प पारस्परिक संलग्नता के कारण छल्लों के निकलने का क्रम जारी रहेगा और उस क्रिया में अवकाश नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा कि छल्ले निकले तो 9 ही क्यों निकले, बंद क्यों हो गए? फिर तो वो छल्ले निकलते ही जाने चाहिए थे। चौथी बात है, यदि ग्रहों की उत्पत्ति न्यायिका से हुई तो प्रारंभ में वे द्रवित अवस्था में होंगे, परंतु द्रवित अवस्था में ग्रह जो निर्बाध रूप से परिभ्रमण और परिक्रमा नहीं कर सकते। भाई उन्होंने कहा कि जब न्यायिका के जो कण जो थे, उन्होंने कहा कि वो सबसे पहले तो द्रव अवस्था में होंगे और द्रव अवस्था में कोई भी कण है निर्बाध रूप से परिभ्रमण ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि द्रव के विभिन्न स्तरों की गति समान नहीं होती, उनमें घर्षण होता रहता है और केवल ठोस पिंड ही पूर्ण रूप से परिभ्रमण परिक्रमा कर सकता है। तो ये इनकी आलोचनाएं चल रही है।
एक आलोचना इसकी ये भी है कि इस परिकल्पना के अनुसार सभी ग्रहों के उपग्रहों को अपने पिता ग्रहों की दिशा में घूमना चाहिए था। इस तथ्य के विपरीत शनि और बृहस्पति के उपग्रह अपने पिता के विपरीत दिशा में क्यों घूम रहे हैं? फिर उन्होंने कहा कि जब ये 9 ग्रह है तो 9 है वो अपने पिता यानी यूं सूर्य की जो समान जो दिशा उसी में घूमने चाहिए, लेकिन शनि और बृहस्पति है वो उल्टी दिशा में घूमते हैं। यदि सूर्य नीहारिका का एक भाग है तो तरल अवस्था में होने के कारण इसके बीच का उभार होना चाहिए, जिससे ये मालूम पड़ता कि नवीन छल्ला पृथक होकर बाहर निकलने वाला। अगर मान लो सूर्य से ही ये अलग हुए हैं, ठीक है, नीहारिका से, तो उस सूर्य में भी वो गड्ढा होना चाहिए या सूर्य में भी वो उभार होना चाहिए, जिससे ये मालूम चल जाए कि ये नीहारिका है वो या ये छल्ला है वो अलग होने वाला है। तो इस प्रकार लोगों ने बहुत सारी बातें की। लाप्लास द्वारा कल्पित जो गतिशील और तप्त नीहारिका थी, पर यह नीहारिका कहां से आई, उसमें ऊष्मा और गति कैसे पैदा हुई, इन प्रश्नों का उत्तर इस परिकल्पना में नहीं मिल पाता है। लाप्लास ने कहा था ना कि भाई नीहारिका आई, वो आया, फिर उन्होंने कहा कि उनमें कैसे गति हुई, कहां से उनके पास ऊर्जा आई, कहां से ऊष्मा आई, वो बताइए। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि लाप्लास की ये परिकल्पना कल्पना मात्र ही है, साथ ही साथ पृथ्वी के इतिहास और इसके भूगर्भ के विषय में गलत जानकारी देती है। वर्तमान समय में ये परिकल्पना मान्य नहीं है, कांट की भी नहीं है, लाप्लास वाली भी मान्य नहीं है। इसके बाद आती है द्वैतवादी। द्वैतवादी का अर्थ था दो से, यानी एक तारक, जो उसको पहले वाली एक तारक परिकल्पना थी उसके विपरीत इस विचारधारा के अनुसार ग्रहों की रचना है वो एक से अधिक खासकर दो तारों के संयोग से हुई है। इस कारण इसको बाई पेरेंटल कॉन्सेप्ट कहा जाता है। बाई पेरेंटल कॉन्सेप्ट क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि द्वैतारक, जिसको हम कह सकते हैं कि द्वैतारक व्यवस्था संकल्पना कहा जाता है। द्वैतारक संकल्पना के अंतर्गत तीन परिकल्पनाएं हैं, जिसमें एक तो ग्रहाणु परिकल्पना है, एक ज्वारीय परिकल्पना, एक द्वैतारक परिकल्पना है। जो ग्रहाणु परिकल्पना है वो चैम्बरलिन और मोल्टन ने दी है। ज्वारीय परिकल्पना है वो जेम्स जीन्स और जेफरीज ने दी है। द्वैतारक परिकल्पना है वो एच.एन. रसेल ने दी है। कंपटीशन में भी ये सवाल बहुत अधिक आने वाले हैं, तो आप देख लीजिए। ग्रहाणु परिकल्पना क्या है? देखिए, ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन की लिखी हुई है। नीहारिका परिकल्पना के विपरीत चैम्बरलिन ने 1905 में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत की थी, और इस परिकल्पना द्वारा न केवल पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में ज्ञान होता है, बल्कि उसकी बनावट, वायुमंडल की उत्पत्ति, महासागरों, महाद्वीपों की उत्पत्ति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इस परिकल्पना के द्वारा चैम्बरलिन का विचार था कि पृथ्वी की रचना केवल एक उस नीहारिका से नहीं हुई जिसका अवशिष्ट भाग सूर्य बना, वरन इसकी उत्पत्ति दो बड़े तारों के संयोग से हुई। वो तो कहते हैं भाई एक से ही निकला है, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, इसमें केवल एक सूर्य तो था ही, और सूर्य के साथ साथ एक और बड़ा कोई तारा था। चैम्बरलिन के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मांड में दो विशाल तारे थे, एक तो सूर्य था और दूसरा इसके समान ही कोई विशाल तारा था। ग्रह निर्माण के पूर्व सूर्य तप्त एवं गैसपूर्ण नहीं था। जब ये ग्रह निर्माण हुआ था उस समय सूर्य गर्म नहीं था और गैसपूर्ण भी नहीं था, वरन ठोस कणों से निर्मित एक चक्राकार और शीतल पिंड था। और ब्रह्मांड में घूमते हुए इससे सूर्य तारा के पास एक विशालकाय तारा पहुंचा। सूर्य के पास में एक विशालकाय तारा आकर के पहुंचता है जो गतिशील था, और इस प्रकार आते हुए तारे की आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के धरातल से असंख्य छोटे छोटे कण बाहर निकले। जब वो गर्म तारा या गतिशील तारा उससे भिड़ा, यूं कह सकते हैं, उसके पास आया, तो उससे क्या है, उससे छोटे छोटे कण बाहर निकले। और प्रारंभ में ये कण है वो मौलिक अवस्था में थे, और ये कण धूल के रूप में थे, और बिखरे हुए कणों को ग्रहाणु या प्लांटिसिमिल कहा जाता है। बिखरे हुए जो कण थे, यानी सूर्य से जो कण निकले थे, वो कण क्या कहलाते हैं? ग्रहाणु कहलाते हैं। और फिर ब्रह्मांड में बिखरे हुए ग्रहाणुओं के कुछ ग्रहाणु अपेक्षाकृत बड़े आकार वाले थे, और बड़े ग्रहाणुओं के चारों तरफ छोटे छोटे ग्रहाणुओं ने उनसे मिलकर के एक वृहद रूप धारण कर लिया। फिर छोटे छोटे ग्रहाणु जो है वो आपस में मिले और मिलकर के एक बड़े अणु के रूप में बन गए, बड़े पिंड के रूप में उनकी रचना हो गई। फलस्वरूप असंख्य ग्रहाणुओं ने सम्मिलित होकर के वृहद आकार में परिवर्तित होकर के ग्रहों का रूप धारण किया। यानी एक ग्रह में जो है बहुत सारे अणुओं का निर्माण, अणुओं के माध्यम से निर्माण हुआ है। इस परिकल्पना के अनुसार सूर्य के धरातल के कणों के अलगाव का मुख्य कारण पास आने वाले तारे की ज्वारीय शक्ति को बताया। यानी इसकी परिकल्पना यह कहती है कि ज्वारीय शक्ति के कारण क्या हुआ कि वो दूसरा तारा जब सूरज के पास में आया, तो सूरज के पास में आने से उसमें हरकत हुई, और ये अलग अलग छोटे छोटे कण बिखरे, और वो छोटे छोटे कण बिखरे हुए कण जो आपस में फिर संयोग करके और एक ग्रह के रूप में परिवर्तित हो गए। पृथ्वी की रचना सर्वप्रथम ग्रहाणु केंद्र से प्रारंभ होकर निरंतर विकास की ओर अग्रसर होती गई। जो जो ग्रहाणु इससे जुड़ते गए, पृथ्वी का आकार और तीव्र गति से और बाद में मंद गति से, यानी जो जो ये ग्रहाणु जो जुड़ते गए तो पृथ्वी का आकार बढ़ता गया और गति है वो थोड़ी थोड़ी कम होती गई।
और एक निश्चित समय में पृथ्वी ने अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त कर लिया। मूल पिंड अथवा मौलिक सूर्य तारा का अवशिष्ट भाग वर्तमान सूर्य बन गया। मूल पिंड जो था या मौलिक जो सूर्य तारा था, वो इसका अवशिष्ट भाग है, वो क्या रह गया, यानी सूर्य ही रह गया था। अब ये कहते हैं कि वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल में क्या क्या चीजें। वायुमंडल का संगठन प्रारंभ में, जब पृथ्वी की रचना अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी, उस समय संभवतः पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं था। जो जो पृथ्वी का आकार बढ़ता गया, इसने वायुमंडलीय तत्वों को आत्मसात कर लिया। और वायुमंडल के स्रोत देखिए, बाह्य स्रोत और आंतरिक स्रोत, दो तरह के स्रोत है वायुमंडल निर्माण के स्रोत। जब पृथ्वी का आकार अधिक बड़ा हो गया, तो उसने स्वतंत्र वायुमंडलीय परमाणुओं को आत्मसात कर लिया और वायुमंडलीय कणों की पूर्ति प्रारंभ में अधिक तथा बाद में कम होती गई और अंत में आत्मसात करने के लिए बहुत कम कण रह गए थे। यानी फिर क्या है कि सारे कणों को उसने आत्मसात कर लिया था। दूसरा है आंतरिक उद्गम। वायुमंडल में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की गैसें प्राप्त हुई और बाह्य उद्गम स्तर से प्राय सभी वायुमंडलीय तत्व प्राप्त हुए। यानी वायुमंडल जैसे जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन, ये गैसें आई और फिर ये आपस में मिलकर के क्या है कि वायुमंडलीय तत्व बने। ऑक्सीजन ज्वालामुखी उद्गारों से प्राप्त होती है और इस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति के समान ही उसके वायुमंडलीय तत्वों का निर्माण धीरे धीरे संभव हो गया। इस प्रकार इनका संभव हो गया। तो इस प्रकार मैं ये सोचता हूं कि ये आज आपकी पहला ही पार्ट है और अधिक से अधिक आप विद्यार्थियों को शेयर करेंगे तो जल्दी ही मैं समझता हूं कि आपके लिए निश्चित जो मॉडल पेपर भी बनाएंगे। इसके अलावा आपके लिए जो क्वेश्चन बैंक है वो भी बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थियों के एग्जाम्स नजदीक हैं, लेकिन फिर भी इसमें जितना हो सकेगा उतना जरूर करेंगे। बताइएगा जरूर आपको लेसन कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।